आगे बढ़ें उससे पहले एक जरूरी सूचना। स्टडी IQ IAS हिंदी की टीम लेकर आई है दिवाली की सबसे बड़ी सेल। यूपीएससी के फाउंडेशन P2I बैच 3 में एडमिशन लेने के लिए ये एक बेहद अच्छा मौका है। इस कोर्स में डिस्काउंट हासिल करने के लिए आपको अमृत लाइव कोड का यूज करना होगा। कोड के इस्तेमाल से आप यह कोर्स मात्र 22,999 रुपए में हासिल कर सकेंगे। कोड 16 नवंबर 2023 तक वैलिड होगा। इस बैच की शुरुआत इंग्लिश में 15 नवंबर से, इंग्लिश में 17 नवंबर से और हिंदी में 10 नवंबर से हो रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। तो आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक ऐसे सवाल पर, एक ऐसे मुद्दे पर जो आपके दिमाग में हर साल आता होगा, लेकिन जिसका संतोषजनक जवाब मुझे पता है कि आपको नहीं मिला होगा। आपने हमेशा सुना होगा या पिछले बहुत समय से आप सुनते आ रहे होंगे कि सरकारें ये कहती आ रही हैं, जब भी किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, वो ये कहती आ रही है कि हम जो है अर्थव्यवस्था को बेहतर कर रहे हैं। ये बात तो भाई हर सरकार कहती है कि हमारे पहले वाली सरकार जैसा काम कर रही थी हम उससे बेहतर काम कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था को हम धीरे धीरे सुधारते जा रहे हैं। और उसके पैमाने के तौर पे आमतौर पे सरकारें क्या कहती हैं कि राजकोषीय घाटा जो है, राजकोषीय घाटे को हम कम करते जा रहे हैं। अंग्रेजी में आपने शायद ये सुना होगा, राजकोषीय घाटे को बेटा अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट। ये शब्द शायद आप लोगों ने जरूर सुना होगा, फिस्कल डेफिसिट या फिर राजकोषीय घाटा। शब्द की चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप जानते ही हैं ये वाले सेशन जो होते हैं बहुत तकनीकी नहीं होते, तो मैं आपको कोई फिस्कल डेफिसिट की परिभाषा नहीं बताऊंगा और बाकी डेफिसिट्स के क्या प्रकार होते हैं वो सब यहां नहीं बताऊंगा। अगर आप इकोनॉमिक्स में वो पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आगे आप पढ़ लेंगे। लेकिन ये केवल एक कॉन्सेप्ट क्लास है, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। तो भाई सरकार ये कहती है कि हम फिस्कल डेफिसिट को घटा रहे हैं या फिर राजकोषीय घाटे को हम कम कर रहे हैं। अभी के लिए राजकोषीय घाटा की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है एग्जैक्टली, उसको हम छोड़ देते हैं। आप बस इतना समझ लीजिए कि आप जैसे अपने घर परिवार का मामला मान के चलिए कि भाई मान लीजिए आपके परिवार की इनकम है 40,000 रुपए और आपके परिवार का खर्चा है 50,000 रुपए। ठीक है, तो ये 10,000 रुपए का जो गैप है, अगर मैं ये मान लूं कि आपके परिवार की जो आय है वो है 40,000 रुपए और आपके परिवार का जो खर्चा है वो है 50,000 रुपए, तो ये जो 10,000 रुपए का इसमें गैप है, इस गैप को हम क्या कहेंगे बेटा? इस गैप को हम कहते हैं घाटा। एक तरह से मोटा मोटा, हालांकि एकदम परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है ये, लेकिन तब भी मोटा मोटा राजकोषीय घाटा यही होता है कि भाई देश जो है, सरकार जो है वो खर्चा करती है और वो पैसे कमाती भी है। भाई सरकार खर्चा करती है, आपके यहां जो सड़कें बन रही हैं, आपके जो सरकारी अस्पताल हैं, स्कूल है, कैसे चलते हैं ये सब? सरकार उनके लिए पैसा देती है, आपको तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं जो सरकार की तरफ से सरकार उनके लिए पैसा देती है। सरकार कमाती कैसे है? बहुत तरह के शुल्क लगाती है, टैक्स लगाती है, इन सब तरीकों से कई बार अपनी पूंजियां सरकार बेचती है, उसके जरिए हम कहते हैं कि सरकार पैसा कमाती है। तो सरकार की आय और व्यय के बीच का जो अंतर होता है, अगर वो व्यय की तरफ ज्यादा है कि सरकार का खर्चा ज्यादा है लेकिन आय कम है, तो हम कहते हैं कि राजकोषीय घाटा है। अब बेटा होता क्या है, जहां पर घाटा शब्द आ जाता है हमको ऐसा लगने लगता है कि ये बहुत बेकार चीज है, और हम में से बहुत लोगों के दिमाग में यह सवाल आया होगा, यार ये भारत की सरकार हमेशा घाटे में क्यों चलती है? हर साल सरकार ये क्यों कहती है कि भैया इस साल हम राजकोषीय घाटे को 5.9% कर देंगे? सरकारें ढंग से काम क्यों नहीं कर सकती? सरकारें ऐसा क्यों नहीं कहती कि इस साल हम राजकोषीय लाभ करके दिखाएंगे, हम जो हैं एक राजकोषीय लाभ करेंगे? सरकार ये क्यों नहीं कहती कि हम जितने पैसे कमाएंगे वो हमारे खर्चे से अधिक होगा? ऐसा क्यों नहीं करती सरकार? अगर आप एक दुकान चलाते हैं तो भाई आप एक अच्छे दुकानदार तभी माने जाते हैं ना जब आप लाभ कमाते हैं। अगर आप घाटा ही कमाए जा रहे हैं तो आपको कोई अच्छा दुकानदार तो मानता नहीं। तो हम सरकार को यह कैसे कहते हैं? आपके दिमाग में सवाल आया होगा ना, यार ये हर साल हम घाटे की बात ही क्यों सुनते हैं कि घाटा कम हो गया, कभी लाभ क्यों नहीं होता? तो बेटा आज हम इसी को समझेंगे कि ये राजकोषीय घाटा जो है, क्या ये इतनी खराब चीज है कि ये नहीं होना चाहिए, या फिर राजकोषीय घाटा एक अच्छी चीज है और राजकोषीय लाभ एक खराब चीज है? इसको हम समझने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लोग इस पे पीएचडी करते हैं,
उस स्तर का तो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको इसमें बेसिक आइडिया जरूर दूंगा। अब देखिए, सरकार जो है, सरकार का काम क्या होता है? जैसे आप एक बिजनेस, आप अभी कुछ देर के लिए सरकार को भूल जाइए। आप जब कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं, ठीक है, और आप जब मान लीजिए आपने एक दुकान खोली, आप उस दुकान को अभी शुरू कर रहे हैं, तो शुरू में उस बिजनेस में, उस दुकान में आपका बहुत निवेश होता है और कमाई ज्यादा नहीं होती। किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी कंपनी में, किसी भी दुकान में, किसी भी धंधे में पहले दिन से तो आप पैसे नहीं कमाते। स्टडी आईक्यू का ही आप अगर एग्जांपल लें, स्टडी आईक्यू आईएएस ने तय किया कि भाई हम ऐसे ऑनलाइन कोचिंग चलाएंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन कोचिंग में पहले दिन से तो बच्चे एनरोल होना शुरू नहीं करते। पहले दिन तो हमारे यूट्यूब पे इतने सब्सक्राइबर नहीं होते। पहले दिन तो एक भी सब्सक्राइबर नहीं था। जब पहला लेक्चर लिया होगा, जिस किसी ने भी लिया होगा, उस दिन तो 0 सब्सक्राइबर्स होंगे ना। और उस व्यक्ति ने जब चलिए 100, 50, 200 सब्सक्राइबर हो गए, तब उसको लगा कि यार अकेला तो नहीं कर सकता। तब उसने 1-2 टीचर रखे होंगे। वो टीचरों ने फ्री में तो काम नहीं किया होगा, उन टीचर्स ने पैसे लिए होंगे। फिर एडिटर आए होंगे जिन्होंने लोगो बनाया होगा या वीडियो की एडिटिंग की होगी, उन्होंने भी फ्री में काम नहीं किया होगा, उन्होंने भी तनख्वाह ली होगी। जबकि उस समय तक आय कितनी थी? 0 थी। आय तो कुछ नहीं हो रही थी। तो और आप शुरू में टीचर्स हायर करते हो, पूरे कोर्सेस बनाते हो। जैसे हिंदी का कोर्स जो है, शुद्ध हिंदी वाला जो कोर्स है, हमने पिछले साल, अभी इस साल शुरू किया, इस साल 2023 में। तो यार हम सब टीचर्स आ गए, जबकि उस कोर्स में अभी कमाई तो बिल्कुल भी नहीं हुई थी, अभी तो बिकना ही शुरू नहीं हुआ था, लेकिन तब भी हम सब टीचर्स को लिया गया। तो एक सिग्निफिकेंट खर्चा किया। तो कोई भी ब्रांड जो होता है, कोई भी व्यापार जो होता है, वो पहले जब तक आप उसका विस्तार कर रहे होते हो, वो घाटा करता है। और इसमें कोई खराबी नहीं है, इसमें कोई समस्या नहीं है। वो व्यापार जो है वो घाटा करता है जब तक आप उसके विस्तार में लगे होते हो। ये बात क्लियर है कि नहीं है भाई? एक बार आपका विस्तार हो गया, फिर आप कोशिश करते हो भाई। वैसे मान लो अगर कोई भी दुकान है, आप अपनी एक दुकान भी खोल रहे हो, आप अपना एक व्यापार, एक फैक्ट्री भी खोल रहे हो, पहले साल, 2 साल, 3 साल घाटा होगा, आपको समझ में आता है। फिर आप कोशिश करोगे कि यार अब घाटा होना बंद हो जाए, अब लाभ में हम इसे कन्वर्ट करें। यह आप प्रयास करते हो कि नहीं करते? तो जब तक आपकी किसी भी व्यापार की एक्सपेंशन की, वृद्धि की स्टेज रहती है, तब तक घाटे में कोई समस्या नहीं होती। क्यों? क्योंकि घाटा हो क्यों रहा है? सोचने की बात यह है कि घाटा हो क्यों रहा है। घाटा इसलिए हो रहा है कि जितनी आपकी आय है, आप उसको और उससे कुछ ज्यादा विस्तार में लगा रहे हो। अगर आप निवेश ही नहीं करोगे, मान लो स्टडी आईक्यू है, स्टडी आईक्यू ने सोचा यार हम तो ज्यादा घाटा नहीं करना, हम बस एक टीचर लेके आएंगे और उसके आगे हम किसी टीचर को नहीं लेके आएंगे, क्योंकि टीचर महंगे होते हैं यार, टीचर को तनख्वाह देनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि स्टडी आईक्यू के आगे जाके एक बड़ा ब्रांड बन पाएगा? नहीं बन पाएगा यार। हमारे कोर्स कोई क्यों खरीदेगा? अगर हमारे पास शानदार टीचर्स नहीं होंगे, या हम बहुत बेकार टीचर्स ले आए, कि वैसे एकदम बेकार टीचर ले आए, तो यार कोई क्यों खरीदेगा? मतलब सीधी बात है ना। लोग, अगर आपको अपना ब्रांड बनाना है तो आपको बेहतर टीचर्स चाहिए होंगे, तो आपको शानदार अध्यापक चाहिए, आपको शानदार प्रोडक्ट चाहिए। वो तब होगा जब आप अच्छे शानदार टीचर्स लाओगे, जो कि सस्ते नहीं होंगे, निश्चित बात है। तो आप जो है किसी भी व्यापार के एक्सपेंशन में, उसको विस्तृत करने में आप निवेश करते रहते हो, इसीलिए आपको घाटा होता है। और ये घाटा जो है, ये आपके विस्तार की निशानी है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये घाटा जो है, ये आपके बिजनेस के विस्तार की निशानी है। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे स्टार्टअप जो है, वो अक्सर अपना घाटा घोषित करते हैं कि भाई हमको बड़ी बड़ी कंपनियां, आपके बाइजू हो गया, जोमैटो हो गया, ये अपना हर साल घाटा घोषित करते हैं कि भाई हमारा इस साल इतने 100 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। तब भी कोई ये नहीं कहता कि ये बेकार बिजनेस है। मतलब ये विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, विस्तार करते करते ये प्रयास कर रहे हैं कि और बड़ा बिजनेस करें, इसके लिए और निवेश कर रहे हैं, उसके लिए घाटा हो रहा है। तो जब तक बिजनेस का विस्तार हो रहा है, घाटा चलता है, घाटे में कोई दिक्कत नहीं है। ये बात क्लियर हो गई? अब एक बार यही लॉजिक सरकार पे लगाइए। अगर सरकार एक कंपनी है, लॉजिकली बस सोच के देखिए, जिसको क्या करना है, देशवासियों को बहुत शानदार सुविधाएं देनी है, तो अभी तो बहुत काम बाकी है या नहीं है? बहुत काम बाकी है कि नहीं है? अगर आपको देशवासियों को अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छी सड़कें, अच्छे उद्योग धंधे, अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छी स्वच्छ हवा, ये सारी चीजें देनी है अगर आपको, तो अभी तो बहुत काम बाकी है या नहीं है? और ये काम जो है शायद बहुत लंबे समय तक खत्म भी नहीं होने वाला। भाई ऐसा तो अमेरिका की सरकार भी नहीं कह सकती ना कि यार हमने सारा विकास कर लिया, अब हमें और विकास नहीं करना। क्या दुनिया की कोई भी सरकार कभी यह कह सकती है कि हमने बतेरा विकास कर लिया, बहुत विकास हो गया, अब हमें और बिल्कुल विकास नहीं करना? यार कोई सरकार ये नहीं कह सकती।
कि विकास तो एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहेगी। हमेशा आपको नए क्षेत्र मिलेंगे जहां पे आपको विस्तार करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो भारत जैसे देश में तो विस्तार के बहुत अवसर हैं। तो भारत में इसीलिए सरकार जितना पैसा कमाती है उससे ज्यादा अगर वो खर्च कर रही है तो ये एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था की निशानी है। यानी कि सरकार जो है वो खर्च करने को तत्पर है। यह अच्छी बात है, क्योंकि अगर सरकार खर्च नहीं करेगी तो देश के जो विकास की यात्रा है उस पर ब्रेक लग जाएगा। तो बेटा याद रखिएगा, अगली बार आपके दिमाग में यह विचार आए कि यार हमारे यहां ये राजकोषीय घाटा ही क्यों होता रहता है, तो बेटा ये घाटा इसलिए होता है क्योंकि आपके यहां की सरकारें जो हैं वो देश के विकास में खर्चा कर रही हैं। तो इसीलिए भारत जैसे देश में, इनफैक्ट दुनिया के लगभग सभी देशों में, राजकोषीय घाटा एक अच्छी चीज है। राजकोषीय घाटे में कोई खराबी नहीं है। इनफैक्ट अगर राजकोषीय लाभ होने लग जाए तो मुझे ऐसा लगेगा, एक अर्थशास्त्र का टीचर होने के नाते, कि यह सरकार कर क्या रही है, राजकोषीय लाभ कैसे हो रहा है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि बीच में ऐसी खबरें आई थी जब रेलवे का बजट अलग होता था, कि जब लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो ऐसी खबरें आनी शुरू हो गई थी कि रेलवे लाभ कर रहा है। तो मुझे याद है मैंने उस समय एक आर्टिकल लिखा था, वो कहीं कहीं छपा भी था, मैं भूल गया, कि यार रेलवे का काम लाभ करना थोड़े ना है भाई। रेलवे मतलब क्या आपको ऐसा लगता है कि भारतीय रेलवे का पूर्ण विकास हो चुका है? क्या आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाएंगे आपको वहां प्लेटफॉर्म पे चूहे भागते हुए नहीं मिलेंगे? क्या आपको सारे प्लेटफॉर्म साफ सुथरे, सबके शौचालय साफ सुथरे, हर जगह स्वच्छ खाने की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था है? अगर नहीं है तो रेलवे लाभ क्यों कमा रहा है? जो पैसा कमा रहा है उसको वहां पे खर्च करो ना भाई। आपका काम लाभ कमाना थोड़े ना है। ऐसे ही सरकार को, अगर कल को सरकार कहेगी देखो भैया इस साल हमने लाभ कमाया, अरे यार उसको शिक्षा पे खर्च क्यों नहीं किया, उसको स्वास्थ्य पे खर्च क्यों नहीं किया? लाभ कमाना आपका काम थोड़े ना है। तो यह समझिए कि सरकार जो है लाभ अगर कमा रही है, यानी कि यह सरकार जो है वो व्यय करने से कतरा रही है। इनफैक्ट अगर सरकार लाभ करने लगे, यानी कि सरकार को समझ नहीं आ रहा कि हम कहां व्यय करें, तो आपकी आर्थिक वृद्धि की जो दर है वो नीचे जाएगी। ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। और अगर सरकार खर्चा नहीं करेगी तो क्या होगा, आपकी आर्थिक वृद्धि की दर रुकेगी। और उसके अलावा फिर क्या होगा, निश्चित तौर पे आपको जो आपकी उद्योग धंधे हैं उनमें कमी आपको देखने को मिल सकती है। तो आपका इकोनॉमिक स्लोडाउन हो जाएगा अगर राजकोषीय लाभ होने लग जाए। राजकोषीय लाभ कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है, राजकोषीय घाटा सही चीज है, उसमें कोई खराबी नहीं है, ये याद रखिएगा। घाटे में कोई बुराई नहीं है। अब सवाल यह आता है, फिर सरकारें बार बार ये क्यों कहती हैं कि राजकोषीय घाटा हमें कम करना है? सरकारें ये क्यों कहती हैं? भाई अगर अतुल सर कह रहे हैं कि घाटा इतनी बढ़िया चीज है, फिर तो आप कितना भी घाटा करो, घाटा तो बहुत अच्छी चीज है। अब फिर मैं आपके एक घर दुकान के एग्जाम्पल पे आता हूं। मान लीजिए आपकी एक दुकान है, उस दुकान से आप या ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि आपकी आय है 40,000 रुपए और बिजनेस में आपका खर्चा हो रहा है 50,000 रुपए। ठीक है, ये 10,000 रुपए आपको कहीं से तो लाने पड़ेंगे। आप कहां से लेके आओगे? आप ऋण लोगे, और तो कोई तरीका होता नहीं है। आप क्या करोगे? आप ऋण लोगे। सीधी सीधी बात है, ये 10,000 रुपए का आप ऋण ले लोगे। ठीक है, आपको आसानी से मिल, अगर आपकी आय 40,000 रुपए है तो 10,000 रुपए का ऋण तो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हर महीने आप ले लोगे, क्योंकि लोगों को लगेगा 40,000 रुपए तो कमाता ही है, 10,000 का तो ऋण मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही दूसरा केस सोचो, आपकी आय अगर है 40,000 रुपए और आपका व्यय अगर हो जाए 1,00,000 रुपए, तो आपको कितना ऋण चाहिए? तो आपको ऋण चाहिए होगा 60,000 रुपए। तो यार आपको ऋण देने वाला एक बार को सोचेगा कि नहीं सोचेगा कि यार तू 60,000 रुपए का ऋण तो ले रहा है, ये बता वापस कैसे करेगा यार, तेरी आय ही 40,000 रुपए है। तो आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि भैया अगर आपकी आय जो है, मतलब आज की तारीख में यार अगर मैं बैंक के पास जाऊं और बोलूं कि मुझे 10 लाख रुपए का ऋण दे दो, बैंक मुझे बिना सोचे समझे तुरंत ऋण दे देगा। पर अगर मैं बैंक के पास जाके बोलूं कि मुझे 50 करोड़ का ऋण दे दो, तो बैंक देगा मुझे 50 करोड़ का ऋण? आपको लगता है नहीं देगा यार। वही अगर मुकेश अंबानी बैंक के पास जाके बोले कि मुझे 50 करोड़ का ऋण दो, बैंक उन्हें आंख बंद करके 50 करोड़ रुपए दे देगा, उनको सोचेगा भी नहीं बैंक। अरे क्योंकि उनकी आय उस तरह की है ना भाई कि वो 50 करोड़ का ऋण तो दे ही देंगे ना, पता है उनकी इनकम का जरा सा परसेंटेज है। ऐसे ही यहीं पर तो वही लॉजिक यहां पर भी लागू होता है
कि डेफिसिट जो होता है, घाटा जो होता है, वो आपकी आय के अगर अनुकूल है तब ये ठीक है। और खास तौर पे जब मामला देश का हो, क्योंकि ये सारे ऋण जो है ये आपके देश के ऊपर ऋण होते जा रहे हैं, तो ऋण जो है वो इतना होना चाहिए कि आप उसे सर्विस कर पाओ। ऋण सर्विस करने का मतलब क्या होता है? ऋण का ब्याज चुकाते रह पाओ आप। जो दुनिया के आसपास के देश जो है हमारे श्रीलंका वगैरह, इनमें इतना बड़ा आर्थिक संकट क्यों आ गया? इन्होंने इतना ऋण ले लिया कि उसका यह ब्याज भी नहीं चुका पा रहे, तो इनके ऊपर दिवालियेपन जैसी हालत आ गई। तो यह सरकारों को करने से बचना चाहिए। इसीलिए कंक्लूजन क्या है? घाटा अच्छी चीज है, घाटे में कोई खराबी नहीं है, लेकिन नियंत्रित घाटा होना चाहिए। कि घाटा जो है अगर वो नियंत्रित है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, इसको कभी भी खराब चीज मत मानिएगा। ये आपको इतनी सी बात आपको याद रखनी है। मैं आशा करता हूं इस चर्चा से, देखिए इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, बहुत बेसिक है। बहुत सारी किताबों ने, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उसको जबरदस्ती बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है, बड़ा मुश्किल बना दिया है। वो है नहीं, बहुत बेसिक है। अगर आप अपने जीवन के, घर परिवार के बेसिक एग्जाम्पल से पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स बहुत आसान लगेगी। यही मेरा पढ़ाने का तरीका है। आपने अगर मेरे इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स देखे हैं तो मैं घर परिवार, मकान, दुकान के एग्जाम्पल से ही इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, क्योंकि ऐसे ही आपको समझ में आती है। ठीक है, वही सही तरीका है, उससे कॉन्सेप्ट और लॉजिक क्लियर होता है। तो मैं आशा करता हूं कि डेफिसिट जो है वो खराब चीज नहीं है, घाटा खराब चीज नहीं है। ये लॉजिक आपको आज समझ में आया होगा। अब जाने के पहले मैं आपको एक बार बस बता देता हूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है, अगर आपको इकोनॉमिक्स और बाकी सारे विषय जो है विस्तार से पढ़ने हैं, अच्छे से एकदम क्लैरिटी के साथ समझने हैं, तो आप जुड़ जाइए हमारे स्टडी IQ के P2I बैच के साथ। P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है हिंदी में, 10 तारीख उसका स्टार्ट डेट है, अंग्रेजी में 17 है, बाइलिंगुअल में 15 है। हालांकि थोड़ा सा ब्रेक है तो 10 तारीख कहने को स्टार्ट डेट है। टेक्निकली क्लासेस जो है वो 15 से ही शुरू होंगी, क्योंकि 11, 12, 13, 14 को दिवाली की छुट्टी है। ठीक है, तो आप लेकिन AJ लाइव कोड लगाकर 16 तारीख तक दिवाली की सेल लगी हुई है। अगर आप AJ लाइव कोड लगाएंगे तो आप 22,999 यानी कि 23,000 रुपए में इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। तो अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो तुरंत इस बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को एक संतुलित तरीके से आगे बढ़ाइए। P2I बैच है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, तीनों की आपकी संपूर्ण तैयारी ये बैच कराएगा। तो अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप तुरंत इस बैच से जुड़ जाइए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।